हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। तो जैसा कि हम यहाँ पर सुपर टेट एक्सप्रेस नाम से आपके लिए सुपर टेट की प्रैक्टिस जो है हर रोज़ कुछ प्रश्नों के साथ लेकर के आएंगे। और उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे और इसमें से जो है आपके कई सारे प्रश्न पेपर में ज़रूर फंसेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि सुपर टेट को मद्देनज़र रखते हुए और इसके साथ ही जो भी अदर्स एग्ज़ाम हैं उनमें लगभग ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो हम उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इन प्रश्नों को करेंगे। आपको इनका आंसर बताना है। इसके साथ ही हम इनके व्याख्या भी करेंगे ताकि आपको इनसे जुड़ी जो अधिक जानकारियाँ होती हैं वो भी प्राप्त हों। तो जैसा कि हमने इससे पहले 2 वीडियो बनाई थी, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपकी वीडियो थोड़ी लेट मिलने लगी, लेकिन अब जो है ये वीडियो फिर से आपको रेगुलर मिलेगी। तो आप निश्चिंत रहें और अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं। अगर आपको इससे ज़रूरी या इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न और इसका आंसर हम करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, ये आपको बताना है। और ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपके लिए: अमिताभ श्रीवास्तव, नरेंद्र मोदी, राजीव रंजन और अमिताभ कांत। ठीक, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जैसा कि हमने प्रश्न में पढ़ा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो यहाँ पर जो है आपके हिसाब से या फिर आप जो भी आंसर मान लीजिए, यहाँ पर नरेंद्र मोदी ये वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि दूसरा वाला। अब आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये सही क्यों है और इसके बारे में हम और क्या जान सकते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात तो नीति आयोग जो है ये भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित की गई। यह एक ऐसी संस्था है जिसका नाम पहले योजना आयोग था और इसी का नाम जो है बदल करके नीति आयोग किया गया। अगर इसकी हम बात करें तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। ऐसा आपके एग्ज़ाम में भी पूछता है कि नीति आयोग संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक, तो आपको वहाँ पर गैर संवैधानिक करना है। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो इसका एक फुल फॉर्म भी है जो कि आप सबको याद रहना चाहिए। तो अगर हम हिंदी में बात करें इसका, तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, और इंग्लिश की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, अब अगर हम आगे बात करते हैं, नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है, यानी कि वित्तीय जो भी आपके पैसे के लेन देन है उस टाइप का कोई काम नहीं है इसका। अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, इसके सीईओ होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं यानी कि फुल टाइम मेंबर, पदेन सदस्य भी होते हैं यानी कि एक्स ऑफिसर मेंबर्स, और शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होते हैं। तो ये प्रश्न दिया था कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, और करंट टाइम पे जो भी प्रधानमंत्री रहते हैं वही अध्यक्ष होते हैं। तो अगर यहाँ पर प्रश्न की बात करें तो पहली बार नीति आयोग का अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी बने थे, और अभी भी करंट टाइम पे नरेंद्र मोदी ही हैं। तो अगर वर्तमान पूछा जाए तो भी नरेंद्र मोदी ही होगा। ठीक, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो इनकी जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री करते हैं। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो हैं वो अरविंद पनगड़िया थे, और नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। अब हम अगर करंट टाइम की बात करते हैं तो अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी हैं, ये आपको पता ही है। उपाध्यक्ष इसके डॉक्टर राजीव कुमार हैं। सीईओ जो हैं वो अमिताभ कांत हैं, और पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो रमेश चंद्र, बीके सारस्वत और डॉक्टर बीके पॉल। तो इतनी जानकारी जो है आपको नीति आयोग के बारे में मिली, और यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, तो आप इसे जो है ज़रूर याद किए रहिएगा। ठीक, अब आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमेजन नदी किस देश में है। ऑप्शन दिए हैं आपके: ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मोरक्को और पेरुग्वे, है ना। तो आपको बताना है कि अमेजन नदी किस देश में है। देखिए, देश का नाम पूछ रहा है,
आप महाद्वीप का नाम अगर बताना चाहते हैं तो महाद्वीप जो है ये दक्षिणी अमेरिका है। वहाँ पर ब्राज़ील देश में अमेजन नदी बहती है। ठीक, इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक वाक्य आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, अधित्यका है, उपत्यका है, जमीन है, समतल भूमि है। आपको बताना है कि पर्वत के ऊपर की भूमि जो समतल होती है उसे क्या कहते हैं। तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका अधित्यका यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है, पहला ही। और पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसके लिए यह शब्द जो है अधित्यका होता है। जबकि अगर पर्वत की निचली समतल भूमि की बात करें तो उसके लिए उपत्यका शब्द का यूज किया जाता है। ठीक, तो दूसरा वाला ऑप्शन नहीं, आपका पहला वाला सही है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री में कौन सा समास है। ऑप्शन दिए हैं आपके, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि समास है। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री में समास कौन सा होगा। तो आप जो है इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, तभी आपको अच्छे से पता चलेगा कि प्रधानमंत्री में समास कौन सा हो सकता है। संधि विच्छेद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप वर्डों को तोड़ेंगे तभी आपको उसमें कुछ डिफरेंस पता चलेगा और तभी आपका आंसर निकल कर आएगा। तो अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रियों में है प्रधान जो, तो इससे आप समझ सकते हैं वही है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुव्रीहि समास। अब जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि उसके अलावा जो अन्य पद होते हैं वो प्रधान है, तो वहीं पर बहुव्रीहि समास होता है। यानी कि आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही है, बहुव्रीहि समास ना, यानी कि ये लास्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपको बताना है कि संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन दिए हैं सम, से, सनस और सन। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो संस्कार है ये सम धन कार से बनता है ना। तो अगर हम सम की बात करें तो यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही है। और समधनकार बराबर संस्कार होता है। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, विनय समरस्य योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो यहाँ पर विनय समरस्य योजना की बात की, आपके करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट में 30 नंबर का है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है और ये करंट टाइम का ही है। तो आपको पता होना चाहिए कि विनय समरस्य योजना किस राज्य ने शुरू किया है। ऑप्शन आप देख रहे हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल। ठीक, आपको ऑप्शन बताना है। तो देखिए ये जो विनय समरस्य योजना है ये कर्नाटक में शुरू हुई है, यानी कि कौन सा वाला ऑप्शन, पहला वाला ही सही है। और ये जो योजना है ये छुआछूत के खिलाफ लड़ाई के लिए शुरू की गई है, क्योंकि कर्नाटक में एक ऐसी समस्या हो गई थी जैसे कि जो छुआछूत के खिलाफ होता है, मंदिर के आसपास से जो SC और ST कास्ट के लोग होते हैं उन्हें आने जाने नहीं दिया जा रहा था। और यह करंट टाइम की बात है, इसलिए इस योजना को शुरू करके इससे जो भी बचाव होते हैं, जो लोगों को जानकारियाँ दी जानी चाहिए, जो उन्हें समझाना चाहिए, उन सभी से उनको जागरूक किया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है आपके 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, 2 अप्रैल और 4 अप्रैल। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। देखिए अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका 2 अप्रैल ये सही हो जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है, जेल में कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, कर्नाटक। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो जेल में जो कैदी होते हैं उनके लिए व्यक्तिगत ऋण जो है ये
प्रदान करने वाला सबसे पहला राज्य है महाराष्ट्र, यानी कि अभी तक ऐसा कोई स्टेट था नहीं जो ऐसी व्यवस्था दे, तो महाराष्ट्र जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ऋण की बात करें हम तो ये लगभग 50,000 रुपये जो है व्यक्तिगत ऋण के रूप में दिए जाएंगे, और वहाँ पर जो कैदी कार्य करते हैं उन्हीं के उपलक्ष्य में उनको दिया जाएगा। और ये पैसे जो हैं वो जैसे वकील रखना हुआ, अपने घर के थोड़े खर्चे उठाने हुए, उन सब के काम कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न है, डल झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो यहाँ पर जो है डल झील की अगर बात करें तो डल झील आपको पता होगा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, एवरेस्ट की बेटी पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन है आपके मनु जैन है, रेणुका सिन्हा है, अरुणिमा सिन्हा है या तनु भाटिया है। अब देखिए अगर हम एवरेस्ट की बेटी की बात करें तो ये पुस्तक जो है अरुणिमा सिन्हा जी ने लिखा है। अब आप बता सकते हैं कि अरुणिमा सिन्हा जो है वो कौन थी और वे क्यों प्रसिद्ध हैं? तो इनके बारे में अगर हम थोड़ा जान लें तो ये लेखिका हैं और ये अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। अरुणिमा सिन्हा जो है माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला है। ठीक, इसीलिए ये फेमस अधिक हुई हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है एवरेस्ट की बेटी। और ये जो है आपके प्रीवियस सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि जो शिक्षक भर्ती होती है यूपी में, ये पिछले साल का क्वेश्चन रहा है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन दिए हैं आपके, श्रीमती हैं निर्मला सीतारमण, सरोजनी नायडू, भावना कांत या शिवानी सिंह। तो आप प्रश्न देख करके समझ गए होंगे कि जो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री रह चुकी हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ये वाला। अब इनके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो इन्होंने रक्षा मंत्री पद का कार्यभार 3 सितंबर 2017 को संभाला। और आपको याद हो कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री श्री बलदेव सिंह जो कि 2 सितंबर से लेकर के 10 मई 1952 तक रह चुके थे। ठीक, यानी कि पहले रक्षा मंत्री कौन है? तो बलदेव सिंह हैं। और अगर पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री की बात करें तो श्रीमती निर्मला सीतारमण है। आपको यहाँ से 2 प्रश्न मिल गए। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, जल्लीकट्टू जो है ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिए आपके, केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। आपको यहाँ पर ऑप्शन बताना है। तो देखिए जो जल्लीकट्टू है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, वहाँ पर ये त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। और इस जो खेल का आयोजन किया जाता है यह पोंगल उत्सव के समय जनवरी महीने में होता है। और जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। ठीक, अगला प्रश्न आपका है, भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन दिए हैं आपके, अचल कुमार ज्योति, बुद्धदेव भट्टाचार्य, सुनील सिंह और CD देशमुख। आपको बताना है कि भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो अचल कुमार ज्योति जी हैं। और इनके बारे में अगर हम बात करें अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये जो है इनका कार्यकाल 6 जुलाई 2017 से लेकर के 22 जनवरी 2018 तक रहा। और करंट टाइम की बात करें तो भारत के 22वें मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत, जिन्होंने 23 जनवरी 2018 से कार्यभार संभाला। अगर हम बात करते हैं कि यह जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कहाँ की गई है, तो संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयोग है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी में किया था। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। और अगर हम बात करते हैं कि मतदाता दिवस इसी से रिलेटेड है। अगर हम मतदाता दिवस की बात करें तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या फिर आप मान लीजिए कि 65 वर्ष की आयु तक भी
ये अपना काम कर सकते हैं। जो अन्य आयुक्त होते हैं उनका भी कार्यकाल 6 वर्ष ही होता है, लेकिन उनका जो आयु है वो 62 वर्ष की आयु तक होती है। ठीक, तो यहाँ पर आपका अचल कुमार ज्योति वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। सॉरी, देखिए यहाँ पर आगे जो है आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन्हें याद रखेंगे तो आपके पेपर में आपके लिए बहुत ही यह प्रश्न जो है सहयोगी होंगे। बाकी आपके प्रश्न तो ख़त्म हो गए, और अगर आप कहते हैं तो आगे आपके लिए इन प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं आगे कुछ जो नाम दिए गए हैं ये आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर कुछ बदले गए महत्वपूर्ण नाम हैं, जिनमें है एकता नगर रेलवे स्टेशन। अगर हम इसकी बात करें तो एकता नगर रेलवे स्टेशन नया नाम है, और यह केवड़िया रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात में स्थित था उसी का नाम बदल करके किया गया है। ठीक, अगला है तुर्की का नया नाम क्या है। तो तुर्की का नया नाम तुर्कीये रखा गया है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं तैयब एर्दोगन। इन्हीं ने इसका नाम बदला है, और इन्होंने इसका नाम क्या रखा है, नया तुर्कीये। आप तुर्की की जो है कैपिटल हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आता है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का पहले नाम था झांसी रेलवे स्टेशन, जिसका बदल करके नाम किया गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक, अब अगला है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो ये जो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी कि एमपी में। इसका नाम जो है नया कर दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इसके साथ ही करंट टाइम पे नेहरू संग्रहालय जो है दिल्ली में स्थित था, इसका नया नाम जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है, और देश के जो सभी पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्हीं की याद में इसका नया नाम रखा गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय। और इसकी स्थापना की बात करें तो 14 नवंबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली में है। ठीक, तो ये हुए आपके कुछ महत्वपूर्ण नाम जो आपके पेपर की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए। और इसके साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, और आप हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे हम आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।